इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी बीपीएससी टीचर, एडीओ या अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर काल वैसाखी, बी नंबर मैंगो सावर, सी नंबर लू, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को, उत्तर भारत में चलने वाली ग्रीष्म काल वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। सही आंसर हो गया हमारा सी नंबर लू। सी नंबर लू हो गया। इसी के साथ साथ भारत में अन्य देशों में भी कई स्तर पर हवाएं चलती है जिन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भारत में लू, जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बहती है। अगर बात करते हैं विशेष रूप से तो उत्तर भारत में यूपी बिहार दिल्ली इन सब इलाकों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। मैंगो सावर की बात करते हैं तो मैंगो सावर मार्च अप्रैल में कर्नाटका और केरला, मैंगो सावर मार्च अप्रैल में कर्नाटका और केरला तट के पास बहने वाली हवा होती है। नॉर्वेस्टर ईस्टर्न इंडिया में, जिसमें वेस्ट बंगाल और आसाम में चलने वाली हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। काली आंधी प्री मानसून के समय उत्तर पश्चिम भारत में जो हवाएं चलती है उसे काली आंधी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा एलिफेंटा हवा मालाबार तट के पास बहती है। एलिफेंटा हवा मालाबार तट के पास बहती है। बोरदोई सिल काल बैसाखी को स्थानीय स्तर पर आसाम के लोग बोरदोईसिला नाम से जानते हैं। गर्म हवा काल बैसाखी को आसाम में वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बोरदोईसिल के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल और आसाम में चलने वाली हवा होती है, लेकिन आसाम में काल बैसाखी को वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बोरदोईसिल के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ साथ विश्व में भी कुछ हवाएं प्रचलित हैं जिन्हें भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है चिनूक, जिसे हम स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। चिनूक हवा स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है। यह हवाएं यूएसए कनाडा के आसपास बहती है और रॉकी माउंटेन पर से हवाएं बहती है। रॉकी माउंटेन पर से ये हवाएं बहती है जो यूएसए के कनाडा के क्षेत्र में बहती है और इसे स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। फ़ॉन की बात करते हैं तो आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में, फ़ॉन की बात करते हैं तो आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में चलने वाली हवा को हम फ़ॉन बोलते हैं। उत्तरी भाग में चलने वाली हवा को हम फ़ॉन बोलते हैं। सीमुक सीमुक अरब डेजर्ट में और सहारा डेजर्ट में चलने वाली गर्म हवाओं को सीमुक के नाम से जाना जाता है। सिमुम के नाम से जाना जाता है और इसको सिमुक के नाम से भी जाना जाता है। हर मट्टन पश्चिमी अफ्रीका के आसपास, पश्चिमी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के आसपास चलने वाली गर्म हवा को जो विशेष तौर पर गिनी तट पर चलती है, जो विशेष तौर पर गिनी तट पर चलती है, उसे हर मटन के नाम से जाना जाता है। मिस्टर्ल 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 फ्रांस के में आल्प्स से लेकर के भूमध्य सागर की ओर, मिस्ट्रल फ्रांस में आल्प्स से लेकर के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा को मिस्ट्रल कहते हैं। बोरा एड्रियाटिक सागर के उत्तरी पूर्वी तट पर चलने वाली हवा को बोरा के नाम से जाना जाता है। सिरोको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा को सिरोको के नाम से जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवा को सिरोको के नाम से जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट
भारत में और विश्व में चलने वाली स्थानीय हवाओं के नाम है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? चलिए ऑप्शन दिया गया, ए नंबर कंचनजंगा, बी नंबर कामेत, सी नंबर एवरेस्ट, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया कंचनजंगा। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। चलिए अब भारतीय शिखर में अगर हमने अब देख लिया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि भारत की अन्य सबसे ऊंची चोटी, जो विभिन्न विभिन्न हिमालय रेंज या पर्वतों रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी होती है। जैसे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। वहीं विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को बुलाया जाता है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। बात करते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी K2 या काराकोरम 2 है। लद्दाख में बात करते हैं तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी सासेर, सासेर, और इसका दूसरा नाम या कह सकते हो इसको सासेर कांगड़ी, सासेर कांगड़ी भी बोला जाता है। लद्दाख में की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख राज्य की सबसे ऊंची चोटी या लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सासेर कांगड़ी है, सासेर कांगड़ी है। बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला की, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कामेत है। ऑप्शन नंबर बी कामेत, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेत है। पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासेन, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी इंद्रसेन, इंद्रासेन, इंद्रासन। पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासेन, पीर पंजाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासेन। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेद, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सासेर कांगड़ी, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेद और पीर पंजाल की इंद्रासेन। इसके साथ साथ अन्य में देख लेते हैं। पटकाई बूम की बात करते हैं तो पटकाई बूम की सबसे ऊंची चोटी डाफा बूम, पटकाई बूम की सबसे ऊंची चोटी डाफा बूम। गारो खासी जयंती, गारो खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को नोंग क्रेम, नोंग क्रेम या शिलोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। नोंग क्रेम या शिलोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। नोंग क्रेक या शिलोंग पीक के नाम से जाना जाता है, जो गारो खासी की सबसे ऊंची चोटी, गारो खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नोंगक्रेक या शिलोंग शिलोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अगर अरावली की बात करते हैं तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कलुमार, विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कलुमार, विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कलुमार। सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। पूर्वी घाट की जिंदागढ़ और महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ और महेंद्रगिरी, जिसमें जिंदागढ़ आंध्र प्रदेश में और महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। अगर ऑप्शन में अगर कोई एक रहे तो हमें महेंद्रगिरी को लगाना हो, अगर दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो जिंदागढ़, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो जिंदागढ़, लेकिन कहीं कहीं पर महेंद्रगिरी भी दिया जाता है। नीलगिरी रेंज की, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। अन्नामलाई के लिए अन्नायमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की अनायमुड़ी है। और कार्डिमम हिल की भी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, कार्डिमम हिल्स की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से
कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ साथ भारत के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाघों से संरक्षित यानी कि टाइगर से संरक्षित इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये चार इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो बाघों से संरक्षित के लिए दिए गए हैं। अगर हाथियों की बात करते हैं तो हाथी के लिए दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में, पेरियार नेशनल पार्क केरला में, और राजाजी नेशनल पार्क, और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में और पेरियार, पेरियार राजाजी और पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क केरला में और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, जो हाथियों से संरक्षित नेशनल पार्क है। बात करते हैं मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आता है भीतर कनिका। भीतर कनिका, भीतर कनिका नेशनल पार्क। भीतर कनिका नेशनल पार्क और चंबल नेशनल पार्क, और चंबल नेशनल पार्क। भीतर कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। मगरमच्छ के संरक्षण से संबंधित प्रमुख नेशनल पार्क में भीतर कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा और चंबल नेशनल पार्क, चंबल नेशनल पार्क जो एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों के क्षेत्र में आता है। चंबल नेशनल पार्क जो मगरमच्छ से संरक्षित नेशनल पार्क, मगरमच्छ के लिए संरक्षित नेशनल पार्क है। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में आता है राजस्थान। राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रणथंभौर, केवलादेव, रणथंभौर, केवलादेव डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। हमेशा तो रणथंभौर और केवलादेव जनरली सही बार बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मुकुंदरा नेशनल पार्क ये कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके बारे में दिया गया है। मुकुंदरा हिल्स जो राजस्थान में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ और सीता माता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो स्पेशली उड़ने वाली गिलहरी के लिए संरक्षित किया गया है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो स्पेशली उड़ने वाली गिलहरी के लिए संरक्षित किया गया है और ये सभी राजस्थान में स्थित है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करते हैं तो हरियाणा में भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा में भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य और नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य और नागर वन्यजीव अभयारण्य काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पैथन यानी कि इसका दूसरा नाम जैकवाड़ी, पैथन या जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया था किस नदी पर स्थित है? ए नंबर महानदी पर, बी नंबर गोदावरी पर, सी नंबर नर्मदा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि पैथन या जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस देश की सहायता से बनाया गया था? इसका सही आंसर हो गया जापान।
और ये पैथन या जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर महानदी, ए नंबर महानदी, बी नंबर गोदावरी, सी नंबर नर्मदा, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट गोदावरी नदी पर स्थित है। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसे जापान की सहायता से, जापान की मदद की सहायता से बनाया गया था। भारत में ऐसे कई डैम भी हैं जिसे किसी दूसरे देश की सहायता से बनाया गया था, उस पर भी एक बार विशेष नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है भाखड़ा और नागल डैम। भाखड़ा और नागल डैम, भाखड़ा और नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम सतलज रिवर पर है और जिसे अमेरिका की सहायता से बनाया गया था, जिसे अमेरिका या यूएसए या कह सकते हो कि कनाडा की सहायता से बनाया गया था, यूएसए या कनाडा की सहायता से बनाया गया था। हीराकुंड डैम को, हीराकुंड डैम जो महानदी पर है, हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है, उसे भी यूएसए की सहायता से बनाया गया था, यूएसए की सहायता से बनाया गया था। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना यूएसएसआर यानी कि संयुक्त रूस की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। रिहंद परियोजना सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से, यूएसएसआर रूस की सहायता से बनाया गया था। इसी के साथ कोयना परियोजना, कोयना परियोजना इसे भी यूएसएसआर यानी कि रूस की सहायता से बनाया गया था। रिहंद परियोजना और कोयना परियोजना रूस की सहायता से बनाया गया था। टेहरी जल विद्युत सेंटर, टेहरी जल विद्युत डैम या कह सकते हैं कि टेहरी डैम को भी रूस की सहायता से ही बनाया गया था। इसके बाद आता है नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे कि बनाने में वर्ल्ड बैंक की सहायता ली गई थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता ली गई थी। अब देख लेते हैं कि किन किन नदियों पर कौन कौन से डैम बने गए हैं, जो एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है महानदी पर, महानदी पर ऑप्शन से अब देखते हैं। महानदी पर हीराकुंड डैम, सिदोल डैम, सिदोल हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, सिदोल हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, सिदोल हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट। उसके बाद महानदी ब्राह्मणी परियोजना, महानदी ब्राह्मणी परियोजना, हीराकुंड महानदी पर प्रमुख 3 डैम बनाए गए हैं, जिसमें हीराकुंड डैम, सिदोल हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट और महानदी ब्राह्मणी परियोजना इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी पर इंद्रावती परियोजना, जिसके फेमस नाम ऊपरी इंद्रावती परियोजना, ऊपरी इंद्रावती परियोजना। उसके बाद पोलावरम, पोलावरम परियोजना, जयकवाड़ी परियोजना, पोलावरम परियोजना, जयकवाड़ी परियोजना या पोंचम पाड़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्री राम सागर और पोंचम पाड़ दोनों लगभग एक ही नाम है, दोनों एक ही प्रोजेक्ट का नाम है, लेकिन पोंचम पाड़ नाम कई बार पूछा जा चुका है। पोंचम पाड़ जिसका दूसरा नाम श्री राम सागर परियोजना, पोंचम पाड़ परियोजना और श्री राम सागर परियोजना दोनों एक ही नाम है और ये दोनों गोदावरी नदी पर बनाए गए हैं, गोदावरी नदी पर बनाए गए हैं। नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, उसके बाद इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और महेश्वर डैम नर्मदा नदी पर इंपॉर्टेंट डैम बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिनूक, बी नंबर सिरोको, सी नंबर हरमटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही, इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर हरमटन। हरमटन स्थानीय पवन हरमटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है।
हरमटन जो हवाएं होती है वो साउथ अफ्रीका के गिनी तट पर चलती है। पश्चिम अफ्रीका साउथ अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली हवाओं को, गर्म हवाओं को हरमटन कहा जाता है। हरमटन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं होती है। हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उष्ण और आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती है। अफ्रीका के आसपास की जो स्थितियाँ होती है वो काफ़ी आर्द्र होती है और हरमटन शुष्क हवाएं हैं, तो जब भी ये आर्द्र मौसम में शुष्क हवाएं चलती है तो मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत से चलने वाली हवाओं को चिनूक के नाम से जाना जाता है और इस चिनूक हवा को स्नो ईटर कहते हैं। इस चिनूक हवा को स्नो ईटर कहते हैं। हरमटन को डॉक्टर विंड और चिनूक हवा को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। सिरोको शुष्क एवं रेत से भरी चलने वाली हवाएं होती हैं जो सहारा के रेगिस्तानी भाग में उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन की तरफ प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2014, बी नंबर 2015, सी नंबर 2018, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया था। हर खेत को पानी के एक आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया था। ए नंबर ऑप्शन इटली, बी नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर ऑप्शन अंटार्कटिका, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंटार्कटिका या इनमें से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो होता है हमारा सही ऑप्शन हो गया ए नंबर इटली। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी इटली के सिसिली में है। माउंट एटना इटली की सिसिली में अवस्थित ज्वालामुखी होती है। स्ट्रैम्बलो सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। स्ट्रैम्बलो ज्वालामुखी सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी माउंट एटना ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है और माउंट एटना इटली के सिसिली में अवस्थित है। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, लेसेन पीक आदि इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट इरेबुस ज्वालामुखी, माउंट इरेबुस माउंट इरेबुस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट इरेबुस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। इसी के साथ कुछ अन्य ज्वालामुखियों को भी देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी में ओजस डेल सलाडो जो साउथ अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो साउथ अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। अगर बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े और सबसे विशाल ज्वालामुखी की तो मैना लोवा विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल और सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो मौना लोवा ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में नॉर्थ अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। मौना लोवा ज्वालामुखी नॉर्थ अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ स्ट्रैम्बलो ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का सबसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एकांगागुआ अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। माउंट पोप म्यांमार में
एशिया में माउंट पोप, म्यांमार देश में एशिया में प्रमुख ज्वालामुखी है। माउंट केनिया, केनिया अफ्रीका में स्थित है। भारत की बात करते हैं तो भारत में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ग्रह बृहस्पति ग्रह का है? कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का, बताना है कि कौन सा उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह का है। ए नंबर गैनीमेड, बी नंबर कैल्सिटो, सी नंबर यूरोप। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गैनीमेड, कैल्सिटो, यूरोप, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ यूरोप नहीं, यहाँ पे यूरोपा होगा। यूरोपा। और सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा यूरोपा। यूरोपा सही आंसर हो गया हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गैनीमेड, कैल्सिटो, कैल्सिटो और यूरोपा, यूरोपा, ये तीनों जो उपग्रह हैं ये सभी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, ये सभी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह आते हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो अब तक के ज्ञात, या कह सकते हो कि बृहस्पति का अब तक की जानकारी में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड उपग्रह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? बताना है कि भूप्रपट्टी यानी कि सबसे ऊपर वाले अर्थ क्रस्ट पर कौन से तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर सिलिकॉन, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर एल्युमिनियम, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑक्सीजन। जब भी अगर तत्वों की बात की जा रही हो और उसमें ऑक्सीजन दिया हुआ हो तो हमेशा सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही आएगा, जो प्रपट्टी पर करीब 46% मात्रा में पाया जाता है, 46% में पाया जाता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन दूसरे नंबर पर आता है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर आता है और ये 27% पाया जाता है, और सिलिकॉन 27% पाया जाता है जो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम करीब करीब 8% भूप्रपट्टी पर पाया जाता है। उसके बाद लोहा, उसके बाद आयरन, आयरन 5% मात्रा में पाया जाता है। आयरन चौथे नंबर पर आयरन आता है। सबसे पहला ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पर सिलिकॉन, थर्ड नंबर पर एल्युमिनियम और फिफ्थ नंबर पर आयरन, Fe आयरन, जो लोहा करीब करीब 5% तक भूप्रपट्टी पर पाया जाता है। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम क्रमशः कमते हुए रूप में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दक्षिणी अमेरिका महादेश का देश है? बताना है कि कौन सा साउथ अमेरिका का कौन सा देश है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सा देश आता है? ऑप्शन नंबर ए बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर बी लताविया, ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जो पश्चिमी तटीय देश है, और इसका जो एक तट होता है किनारा, वो या कह सकते हो कि यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पेरू है, इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पेरू है। कोलंबिया देश और दक्षिण में पेरू देश है। इक्वाडोर की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्विटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। बोत्सवाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और अगर लताविया की बात करते हैं तो लताविया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। लताविया यूरोप कॉन्टिनेंट के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बेरिंग जल संधि या जल डमरू कहाँ है? बेरिंग जल संधि या जल डमरू कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अलास्का एवं रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच में। प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है और इसके साथ साथ प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में भी आता है। अलास्का और रूस के बीच में दो कंट्री अलास्का और रूस के बीच में आता है। और अगर महासागर की बात करते हैं तो महासागर में यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में आता है। इसके साथ साथ विश्व की कुछ प्रमुख जल संधियों को भी अच्छी तरह से देख लेना है। भारत तथा विश्व की प्रमुख जल संधियों में काफ़ी फेमस है। जैसे सबसे पहला नाम आता है पाक जल संधि, पाल्क स्ट्रीट, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रीट या पाक जल संधि है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। इंडोनेशिया कंट्री के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। अलग करते हुए इंदिरा पॉइंट को सेपरेट करता है ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल। कोको की बात करते हैं, कोको चैनल की, तो कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। मलक्का जल संधि उत्तरी अंडमान को मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से अलग करता है। दक्षिणी चीन सागर से अलग करता है। होमरूज की बात करते हैं तो होमरूज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग कर देता है। जिब्राल्टर जल डमरू अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग करता है। मोजाम्बिक काफ़ी फेमस है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से अलग करता है। या कह सकते हो कि हिंद महासागर को मेडागास्कर से अलग करने के लिए मोजाम्बिक चैनल बीच में है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर दक्षिणी अमेरिका महादेश के निम्न में से किन देशों से गुजरती है? बताना है कि विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश के कौन कौन से देश से गुजरती है। ए नंबर इक्वाडोर, बी नंबर कोलंबिया, सी नंबर ब्राज़ील, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील तीनों से होकर के गुजरती है। चलिए इसके साथ साथ देख लेते हैं कि विषुवत रेखा अन्य कॉन्टिनेंट से किन किन देशों से गुजरती है। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 देशों से गुजरती है। साउथ अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है जिसका ई से इक्वाडोर,
सी से कोलंबिया और बी से ब्राज़ील, सी से कोलंबिया और बी से ब्राज़ील। इक्वेटर दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका महादेश के 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके साथ अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका के 7 देशों से होकर के गुजरती है, अफ्रीका के 7 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें से पहला हो जाता है कांगो गणराज्य, दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद गेबॉन, युगांडा, केन्या, सोमालिया और साओ टोमो प्रिंसिपे। 7 देशों से, अफ्रीका के 7 देशों से इक्वेटर गुजरती है। एशिया महाद्वीप में इक्वेटर 3 देश से होकर के गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। साउथ एशिया महाद्वीप में MKI, याद करने का ट्रिक हो गया, MKI, M से मालदीव, K से किरिबाती और I से इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती और इंडोनेशिया, MKI, मालदीव, किरिबाती और इंडोनेशिया। वहीं अफ्रीका में 7 देशों से गुजरती है, SDG जिसमें सी 2 बार हो गया, कांगो और कांगो गणराज्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में 4 महादेशों को सजाना है, बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट आंसर को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये 4 महादेश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में है। अगर हम 7 देशों की बात करते हैं तो 7 देशों में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और अंत में ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महादेश हैं जो क्रमबद्ध अध्ययन से आते हैं, क्रमबद्ध अवरोही क्रम में आते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अटलांटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल के बीच असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी को निम्न में से क्या जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच के लेयर को हम क्या नाम से जानते हैं। ए नंबर मोहो, बी नंबर गुटेनबर्ग, सी नंबर कोनराड, डी नंबर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को अगर देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर, मोहो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। चलिए देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर अर्थ क्रस्ट और सी बेड के सबसे नीचे के परत को हम कोनराड के नाम से जानते हैं। अर्थ क्रस्ट और सबसे नीचे के परत को हम कोनराड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच के परत को मोहो के नाम से जाना जाता है। अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच के परत को हम मोहो के नाम से जानते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी कि मेंटल के 2 पार्ट को में अगर बांटा जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के परत को रेपेटी के नाम से जाना जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के परत को रेपेटी के नाम से जाना जाता है। वहीं लोअर मेंटल और कोर के बीच के परत को गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर कोर में बात करते हैं तो 2 कोर में, यानी कि अपर कोर और लोअर कोर के बीच के परत को
लेह मैन के नाम से जाना जाता है, लेह मैन के नाम से जाना जाता है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर से एक बार देख लेते हैं। समुद्र की निचली परत और मेंटल के बीच, क्रस्ट के बीच में, समुद्र की निचली परत और क्रस्ट के बीच के परत को कोनरैड के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के परत को मोहे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के परत को रेपेटी के नाम से जाना जाता है। वहीं लोअर मेंटल की अगर बात करते हैं और अपर क्रस्ट की बात करते हैं तो बीच के परत को, क्रस्ट और मेंटल के बीच के परत को गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है, गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। और दोनों कोर के बीच में लेह मैन के नाम से जाना जाता है, दोनों कोर के बीच में लेह मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है, यानी कि इसमें से कौन सा जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में है वो हमें बताना है। ए नंबर गौतम धारा जलप्रपात, बी नंबर दसम जलप्रपात, सी नंबर साडनी जलप्रपात। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात या साडनी जलप्रपात, इनमें से कौन सा है जो झारखंड राज्य में है यह हमें बताना है। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों जलप्रपात झारखंड में ही है। गौतम धारा जलप्रपात, दसम और साडनी जलप्रपात, ये तीनों झारखंड राज्य के जलप्रपात है। गौतम धारा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा धारा जलप्रपात भी कहते हैं। जोन्हा धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड के रांची जिले में राठू नदी पर बना है, राठू नदी पर बना है, रांची जिले के राठू नदी पर बना है, रांची जिले के राठू नदी पर गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगर दसम जलप्रपात की, तो दसम जलप्रपात या दसम वाटरफॉल कांची नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर बना हुआ है। और साडनी वाटरफॉल या साडनी जलप्रपात गुमला जिले में शंख नदी पर बना हुआ है या शंख नदी पर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किस किस राज्यों को या किस किस क्षेत्रों को जोड़ता है। ए नंबर लेह और श्रीनगर, बी नंबर नेपाल और तिब्बत, सी नंबर लेह और करगिल को, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो सही ऑप्शन हो गया जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, या कह सकते हो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। भारत में प्रमुख दर्रों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है लद्दाख का। लद्दाख में खारदुल्ला दर्रा, काराकोरम, जोजिला और चांगला। लद्दाख में खारदुल्ला, काराकोरम, जोजिला और चांगला दर्रा फेमस है। हिमाचल प्रदेश में के महत्वपूर्ण दर्रे में रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला और कुंजम पास। रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला पासेस और कुंजम पास हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। उत्तराखंड में लिपू लेक, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में लिपू लेक, नीति माना। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में लिपू लेक पास, नीति पास और माना पास प्रमुख है। सिक्किम में नाथुला पास और जेपला पास। सिक्किम में नाथुला और जेपला पास इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और पंचसाऊ पास इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी कुछ इम्पोर्टेंट पास है जिसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है थालघाट। थालघाट मुंबई से नासिक के बीच में थालघाट दर्रा पड़ता है। मुंबई से नासिक के बीच में थालघाट। भोरघाट मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से नासिक के बीच में थालघाट और मुंबई से पुणे के बीच में भोरघाट।
पाल घाट की बात करते हैं तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ने के लिए बीच में 5 घाट दर्रा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, ये हमें बताना है। ए नंबर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। बी नंबर उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। सी नंबर बढ़ती हुई जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर। डी नंबर एक से अधिक या इनमें से, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जनसंख्या में तुरंत वृद्धि की अगर बात की जाए है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर अधिक यह अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक यह अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। जन्म दर अधिक लेकिन मृत्यु दर से अपेक्षाकृत कमी, मृत्यु दर में अपेक्षाकृत कमी विकासशील देशों में पाए जाते हैं। भारत में उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर ताप्ती, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा इसकी कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भारत के पश्चिमी साइड में गिरती है और डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में जल विभाजक का काम करता है और विंध्य पर्वत के निर्माण कैरिबियन काल में हुआ था। यह पर्वत गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को अलग करता है। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच फैला हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। वहीं दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। गोदावरी की अगर बात करते हैं तो गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर जगह स्थान पर से ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ब्रह्मगिरी पर्वत पर से निकलती है।